अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ट्रंप की एक और डेडलाइन ख़त्म हो गई है। इसको डेडलाइन कहा जाए, इसको अल्टीमेटम कहा जाए, इसको इंटीमेशन कहा जाए, लेकिन जो भी कहा जाए, ट्रंप ने आज के हवाले से एक ऐलान किया हुआ था कि सुबह दिन 10 बजे, किस टाइम, किस जगह पे, अमेरिका में, यानी कि सुबह दिन 10 बजे वो ईरान की पोर्ट्स का मुहासरा करेंगे ताकि उधर से कोई शिप ना जा सके ना आ सके। उसका मकसद क्या है कि ईरान को मुआशी तौर पे कमज़ोर किया जाए। जो ईरान की इस टाइम रेवेन्यू का सोर्स है, वो उनका तेल है, और वो उधर से कहीं तेल भेजने की पोजीशन में ना हो। और फिर यह है कि इस दौरान वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यानी कि उधर से जो भी जिस ट्रैफिक ने जाना है वो गुजर सके, लेकिन ईरान की पोर्ट से कोई चीज़ आ सके ना जा सके। ये आज, यानी कि आज उसने इस पे अमल दरामद करना है, यानी कि ये उसका ट्वीट था, ये उसने ऐलान किया हुआ था। अभी तक उसने किया नहीं है। मुझे इसके बारे में उसकी इंटेंशन का नहीं आइडिया। बड़ा बेतबारा आदमी है, कोई कभी किसी तरह के बयान दे रहा होता है, कभी कुछ बयान दे रहा होता है। तो लेकिन यह है कि जिस तरह मैंने कल भी बात की थी कि उसमें एक चीज़ ही उसके बारे में प्रिडिक्ट की जा सकती है कि वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, और ये एक ईरान के लिए वो उसका एक प्रेशर टैक्टिक है। लेकिन इसका ईरान ने भी जवाब दिया है। ईरान की के फ़ौजी तर्जुमान ने कहा कि अगर हमारी अदालत, हमारी पोर्ट्स का मुहासरा किया गया, हमारी बंदरगाहों का मुहासरा किया गया, तो रीजन में कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। उनका एक इशारा जो है वो अरब ममालिक की बंदरगाहों की तरफ है। अब यानी कि इधर से दोबारा टेंशन बढ़ सकती है। यानी कि पहले जो जंग चल रही थी, और उसमें एक फ़र्क है कि पहले ट्रंप अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर हर जगह पे बमबारी कर रहा था। इस दफ़ा उसने उनको इकनॉमिकली स्क्वीज़ करने की कोशिश कर रहा है, और उसने बमबारी का ऐलान नहीं किया। उसने ये ऐलान किया है कि मैं उधर का मुहासरा करूँगा ताकि उधर से कोई ट्रैफिक ना आ सके ना जा सके। तो लेट्स सी, यानी कि ओवरऑल बड़ी एक डिफरेंट और ऑकवर्ड सी सिचुएशन है। पाकिस्तान की कोशिशें अपने लेवल पर जारी हैं, और उस पर मिक्स सिग्नल आ रहे हैं। आज एक अमरीकी सहाफ़ी जो कि जेडी वैंस के साथ ही आई हुई थी, आज उसका एक ट्वीट था। उसने कहा कि उस दिन मुज़ाकरात क्यों एक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके। उसने दो वजह बताई हैं। उसने कहा कि उस दौरान जेडी वैंस ने 6 दफ़ा ट्रंप को कॉल किया है। मतलब यह है कि वो मुसलसल ट्रंप के साथ रबते में था, और ट्रंप से सलाह मशवरा कर रहा था कि मामलात किधर तक पहुँचे हैं, किस चीज़ पे हमें कोई रिलैक्सेशन को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, किस पर नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसने कहा कि इधर जो ईरानी आए हुए थे पाकिस्तान में, वो आपस में वो टीम तो एक बड़ी लेकर आए हुए थे, लेकिन वो अपने बाकी लोगों के साथ अगर वो चाहते भी तो वो रबता नहीं कर सकते थे। शायद उसकी एक वजह सिक्योरिटी है कि अगर इधर से उधर को रबता होता है तो हो सकता है कि उनकी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हो जाए, वो ट्रैक हो जाए, और कल दोबारा से, मतलब यह है कि अगले दिन से या जब भी अमेरिका को पता चल जाए कि जिन लोगों के साथ ये रबते में हैं वो किधर छुपे हुए हैं, और वो उनके ठिकानों को वो टारगेट करें। तो इसलिए जो उसका एक कंक्लूजन है वो ये है कि शायद इसलिए भी चीज़ें ताहिर का शिकार हुई हैं कि ये जिस तरह जेडी वैंस तो कंसल्टेशन करने की पोजीशन में था, ईरानी वफद जो है वो कंसल्टेशन करने की पोजीशन में नहीं था, तो लिहाजा उन्हें कुछ टाइम चाहिए था। तो ये कोई बईद बात नहीं है कि हो सकता है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर चले। नाजरीन, जब 2015 में ओबामा ने इनके साथ, ईरान के साथ डील की थी जिसको ट्रंप ने आके तोड़ दिया था, उस डील के लिए जो मुज़ाकरात होते रहे वो तकरीबन 2 साल चलते रहे। हमारे यहाँ तो एक दिन मुज़ाकरात हुए हैं, और हमने तवक्कुआत बहुत ज़्यादा लगा रही थी, एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई थी कि शायद उसकी एक वजह ये थी कि जंग हो रही थी, तो लगता था जी कि अगर होनवी मामला के लिए दरमियाने रह गए तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। तो लेकिन यह है कि पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि दोबारा जंग ना हो, और हमें टाइम मिल जाए, और उस दौरान उन दोनों के दरमियान जो गलत फहमी हैं वो दूर की जा सके। उनके दरमियान कोई जो इख्तलाफी नुकात हैं उन पे कोई ना कोई इतफ़ाक़ पैदा किया जा सके। और जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि न्यूक्स के हवाले से उनका जो एक नंबर वन और नंबर आखिरी जो एक ही कंसर्न है ट्रंप का, वो ये है कि वो न्यूक्स के हवाले से वो पूरी गारंटी चाहता है, और गारंटी नहीं,
वो चाहता है कि सी अपने हथ नाल चीज़ां कढ़ के लियावी, सानू पता होवे कि इनके पास कुछ नहीं है, कि वो एक यूरेनियम फ्री कंट्री हो, कि ये ना हो कि ये दोबारा से हम इनसे लेकर जाएं और ये यूरेनियम वगैरह दोबारा से बनाना शुरू हो जाएं। तो उस हवाले से वो चाहते हैं। और जो ईरानी हैं, ईरानियों का भी मैंने बताया था, आज भी मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया में भी यही बात चल रही है कि ईरान का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि उनके जो असासे फ्रीज़ हुए हुए हैं वो उनको अनफ्रीज़ किया जाए। अब यह है कि जब असासे अनफ्रीज़ होंगे तो फिर साथ उसके ये भी बातें होंगी कि इतनी देर से आप हमारे पैसे इस्तेमाल करते रहे हैं, इस पर आप जो है कोई इंटरेस्ट भी दें। और अमरीकी जो हैं वो आपको पता है कि इस तरह के काम नहीं करते, तो लिहाजा वो चाहते हैं कि एक तो पैसे जो हैं वो भी तरसा तरसा के दें, उन पे एक लेवरेज रहे, और दूसरा जो न्यूज़ के हवाले से कोई चीज़ें मामला जो हैं इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। वक्त बताएगा। ये कहना कि ये कोई इतना आसान काम तो है नहीं, जो कि पिछले 50 साल से उनके मामलात ख़राब हैं, तो उसके बारे में हमारे लिए प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद पाई जाती है कि जिस तरह देना कि अल्लाह चंगियाँ करेगा, यानी कि कोई मामलात बेहतर होंगे। आज शहबाज शरीफ साहब जो है उनके हवाले से भी पता चला वो, क्योंकि 2 दिन तक 2 दिन के बाद वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं। उधर की जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान, उनको एतमाद में लेंगे और उसके बाद वो टर्की जाएंगे। टर्की में कोई एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस में भी शरीक करेंगे और रजब तैयब अर्दगान जो कि तुर्की के सदर हैं उनके साथ भी मिलेंगे। तो लिहाजा कोशिशें भी जारी हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे देखते हैं कि क्या होता है। आज पाकिस्तान के हवाले से जो एक ख़बर है वो बड़ी अजीब सी खबर है, और वो है एक मौसीकी की दुनिया की एक क्वीन आशा भोसले, उनकी डेथ हो गई। आपको पता है कि आशा भोसले का ताल्लुक़ इंडिया से है। बहुत सारे लोग उनके गाने सुनते जवान हुए, कई लोग जो है उनके गाने सुनते हुए बूढ़े हो गए, कई लोग जो है उनके गाने सुनते हुए पागल हो गए। तो लिहाजा यानी कि उनके गानों ने मुख्तलिफ़ लोगों पर मुख्तलिफ़ अंदाज में असरात मुरतब किए। मैं ख़ुद उनके गाने सुनता आया हूँ। ये आज उनकी डेथ हो गई, और उस डेथ के हवाले से कोई जियो टेलीविज़न भी उनको खराज तहसीन पेश कर रहे थे, या उनकी एक जो खिदमात है उनका एक ज़िक्र कर रहे थे कि उन्होंने कौन सी फिल्म में कौन सा गाना गाया। और उसके बाद क्या हुआ कि जियो की तरफ को एक पैमरा की तरफ से नोटिस आ गया, तुहानू की मसला है, तुसा किहड़ा काम शुरू करता है। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। मैं हैरान था कि ये कौन लोग हैं और किस दुनिया में रहते हैं, कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने वजह बनाई है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला वजह बनाई है, कि जिसमें वो कहते हैं कि इंडियन कंटेंट नहीं चल सकता। अब यह है कि चीज़ों को अगर हम पस मंज़र में देखें तो ये कंटेंट वाली उस तरह से बात नहीं है। ये वाली बात जो है ये यानी कि एक फ़नकार की डेथ हुई है, तो आप उसकी खिदमात के इतराफ़ में वो चीज़ें चला रहे हैं, उनको चलाना या वैसे एक इंडियन कंटेंट को चलाना, ये दो मुख्तलिफ़ बातें हैं। लेकिन यह है कि आज जो आशा भोसले जो है उनकी पाकिस्तान में जो एक डेथ है वो इस लिहाज से ज़्यादा डिस्कस हो रही है, इस हवाले से बहस हो रही है कि पैमरा ने जो नोटिस जारी किया है। बाकी आयशा भोसले जो है यानी कि वो लता मंगेशकर की बहन थी। दोनों बहनें जो हैं यानी कि उनकी एक बड़ी एक अपनी अपनी मुनफरद पहचान थी। और पाकिस्तान के साथ भी उनका ताल्लुक़ कुछ इस तरह से भी था कि वो नूर जहान को, मैडम नूर जहान को दोनों जो हैं वो अपनी मेंटोर तस्वर करती थी। फिर जो अदनान समी है, अदनान समी और आयशा भोसले इन्होंने मिलकर गाने भी गाए। कभी तो नज़र मिलाओ, ये वाला आपने गाना सुना होगा। ये उन्होंने मिलके गाया, और उसके बाद ये काफ़ी इसको देर होगी, मेरे ख्याल 97 में गाना आया था। तो एक दफ़ा अदनान समी ने कहा था, वो पता है आपको कि वो इंडिया में जाके उधर उसने शरीयत भी ले ली है। तो अदनान समी का कहना था कि मैं इंडिया भी आशा भोसले के इनवाइट पर गया था, क्योंकि जब मैंने वो गाना गाया था तो उसके बाद मुझे पाकिस्तान में कोई मुँह नहीं लगाता था। मैं सोच रहा था कि मैं इंग्लैंड में जाके ये काम कर लेता हूँ, लेकिन आशा ने कहा कि आप इधर बम्बे आ जाओ, ये हमारे जो रीजन का ये कैपिटल है, एक म्यूज़िक का कैपिटल है, ये कल्चरल एक्टिविटीज़ का कैपिटल है। अगर आप इस फील्ड में आगे एक्सेल करना चाहते हैं तो आप इधर आ जाओ। कहता है कि मैं उधर जाके रहा, तो इनिशियली मैं उनके घर पे रहा, और फिर बाद में यानी कि उसने अपना घर वगैरह ख़रीदा। तो खैर ये है कि आशा भोसले का पाकिस्तान के साथ भी बड़ा तल्लुक़ है, उनके पाकिस्तान में बड़े मद्दाह भी हैं। आज उनकी डेथ हो गई है, 93 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है। और पाकिस्तान में इस हवाले से डिबेट शुरू हो गई है कि जो पैमरा ने जो काम जियो के साथ किया उस हवाले से उस पर बहस जारी है।
तो नाजरीन, आज के लिए हमारा ये आज आखिरी टॉपिक था, और हम इस पे अपना प्रोग्राम का ख़ात्मा करते हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।